साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मेनगर के ग्राम सभा झुआ में आए हैं। साथियों, ये वो ग्राम सभा है जहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ के गांव के लोगों की आपको मैं उत्साह दिखाना चाहता हूँ। लोगों के अंदर कितना उत्साह है और यहाँ युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है। युवा पीढ़ी भी अपना काम कर रही है। वो इस तरह से लगा हुआ है कि पूरी तरह से बाबा साहब भोले साहू मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। और प्रतियोगिता जी के जिसका पैसा लोगों को दिया जाएगा और गांव-गांव में बाबा साहब तथा बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को माननीय कांसीराम ने बखूबी पहुंचाया है। यहाँ बहुत से ओबीसी और एससी तमाम तरह के लोग हैं। ओबीसी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन एससी को तो रिजर्वेशन सन 1932 में ही मिला। पूना पैक्ट जब ख़त्म हुआ तो रिजर्वेशन उसके द्वारा मिला और ये ओबीसी को रिजर्वेशन 1992 में मिला, वो मंडल कमीशन के द्वारा मिला है। और उसमें सबसे महती भूमिका माननीय कांसीराम साहब की रही, जिन्होंने लाल कटोरा के मैदान में महीनों अनशन करके मंडल कमीशन को बीपी सिंह के द्वारा लागू करवाया। मैं यहाँ की कल्चर को दिखाना चाहता हूँ। भारत में दो तरह का कल्चर रहा है, वमन कल्चर और श्रमण कल्चर। श्रमण कल्चर के लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणवादी कल्चर है उस कल्चर को लोग मानने वाले हैं। जो उनका अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा को लेकर के वो चलते हैं और कहते हैं, लेकिन तथागत गौतम भगवान बुद्ध को मानने वाले बाबा साहब के मुख्य रूप से बहुत से गुरु रहे, लेकिन बाबा साहब तथागत बुद्ध को और मध्यकाल में आने के बाद बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व रविदास और आधुनिक काल में बड़े भाई डॉक्टर के कुमार छत्रपति साहू जी महाराज और अभिनंदन करते हुए ज्योतिबा राव फूले को अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई बहुत बखूबी तरह से लड़ा था। ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ज्योतिबा राव फूले ओबीसी समाज से थे, लेकिन 1848 में पहले ओबीसी थे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उसके बाद उन्हीं को बाबा साहब ने अपना गुरु माना था। इस तरह से उनकी विचारधारा पर चलते रहे। बुद्ध की विचारधारा को बाबा साहब ने बुद्धा धम्मा में पिरोया है और 22 प्रतिज्ञाएं दिया है। ओबीसी समाज के बहुत से लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको नहीं मानते। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आप बहुत से यूथ जिनको आप देखिए जो बहुत ही बखूबी तरह से चट्टी चौराहे पर बहुत से समाज और बहुत से नवयुवा जो स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो युवा वर्ग है वो एजुकेशन में रुचि लेता है। बाबा साहब बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा से लगता है। कुछ देर बाद हम इन लोगों से बारी-बारी से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बहुजन ब्लॉग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही क्रांतिकारी गाँव में आपको लेकर चलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जिम्मेदार साथियों, निश्चित रूप से आज हम सभी लोग जिस महामानव की जयंती में आए हैं, यह बात साबित हो गई है कि अगर आज हमको मंच पर खड़े होकर के बोलने का मौका मिला है, हमें और आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला है, हमें आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला है, नौकरी चाकरी करने का अधिकार मिला है, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आपको अच्छा साड़ी पहनने का अधिकार मिला है, हमारी बच्चियां बैठी हैं, अगर आपको अच्छा सूट पहनने का अधिकार मिला है, हमारी माताओं बहनों को अच्छा जेवर धारण करने का मौका मिला है, तो देन किसी देवी देवता की नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। मेरे जिम्मेदार साथियों, हमारे बीच में तमाम पिता तुल्य साथी बैठे हैं। आज
40-45 साल पहले तालाबों में कुत्ता बिल्ली पानी पी लेता था, लेकिन हम इंसानों को तालाबों में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज तालाब का पानी छोड़ो, आज कुएं का पानी छोड़ो, हैंडपंप का पानी छोड़ो, आज हम सभी लोगों को आरओ का पानी मिलता है। हमारे सामने, आपके सामने बिजली की बोतल रखी जाती है। ऐ मेरे जिम्मेदार साथियों, आपका भाई दाएं के साथ कह सकता है, अगर हमें और आपको स्वच्छ पानी भी पीने का किसी ने देने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देने का काम किया। यानी मेरे पास आज जो कुछ भी है, पक्के मकान, महल अटारी, जो कुछ गाड़ी घोड़ा है, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जिंदगी के अंतिम समय में हमसे और आपसे भी कुछ उम्मीदें किया था। उन्होंने हमसे भी और आपसे भी कुछ चाहा था कि आप भी कुछ करो। अगर एक लाइन में कह दिया जाए कि दलित भाइयों है हिदायत हमारी, दलित भाइयों है हिदायत हमारी, संभालो मिशन ये अमानत तुम्हारी, किसी कीमत पे पीछे जाने न देना, अरे बढ़ा ना सको तो वही रोक देना, बढ़ा ना सको तो वही रोक देना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 में मरने से पहले बैठे हुए दलित समाज के भाइयों, पिछड़े समाज के, अकलियत समाज के भाइयों से कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने इस कारवां को बेहद मुश्किलों का सामना करने के बाद, तमाम विरोधों का सामना करने के बाद मैंने इस कारवां को यहाँ तक लाने का काम किया है। ऐ मेरे मानने वाले लोगों, ऐ मेरे अनुयायियों, मेरे इस कारवां को आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ाते रहना, अगर आगे मत बढ़ा पाना तो पीछे भी मत जाने देना। वो कौन सा कारवां, हमारे साथी विस्तार से बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत देश का संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देशवासियों से संदेश कहा था मेरे देशवासियों, आज मैंने जिस संविधान को देश के राष्ट्रपति के हाथों में सौंपने का काम किया है, यह संविधान विश्व का सबसे बेहतर और विशाल संविधान तो है, लेकिन इसे लागू करने वाले की नीयत साफ नहीं रही तो इस संविधान की धज्जी उड़ जाएगी। और मेरे साथियों, आपको याद है 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में बहुत कुछ सहूलियत दिया। क्या दिया कि जीवन की अनुसार तेरी रहनुमाई के लिए, जीवन की अनुसार तेरी रहनुमाई के लिए, नींदें किया हराम तुम्हारी लड़ाई के लिए, अरे शासन प्रशासन में भागीदारी के खातिर दे दिया आरक्षण तुम्हारी भलाई के लिए, दे दिया आरक्षण तुम्हारी भलाई के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें राजनीति में भी आरक्षण दिया, हमें नौकरी चाकरी में भी आरक्षण दिया और दे करके यह एहसास कराने का काम किया कि आपको इसकी जरूरत है। अरे मेरे जिम्मेदार साथी, मैं बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करना चाहता, मैं तो आपको सिर्फ एक बात का याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश की पार्लियामेंट तब लंदन में चला करती थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी आपकी रहनुमाई करते हुए लंदन की पार्लियामेंट के अंदर तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लड़ाई जीती थी और उस लड़ाई के माध्यम से गांधी से समझौता करने के पश्चात 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को देश के चाहे जो लोग भी हो, चाहे गरीब समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे दलित के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, जिन लोगों की उम्र कई साल हो गई, ऐसे सभी लोगों को एक वोट का अधिकार देकर के, खास करके दबे कुचले समाज के लोगों, तादाद आपकी ज्यादा है, ज्यादा वोट वाले आप बनते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी कि इस वोट के आधार पर हमारे देश के दबे कुचले समाज के लोग एक दिन देश की सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मेरे साथियों, बात नहीं बन पाई। हम और आप उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं समझ पाए। हमारे बीच में एक मसीहा मानव कांसीराम साहब आए, जिन्होंने इस कीमत को जब समझाने का काम किया, तो ऐ मेरे जिम्मेदार साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समझाने का काम किया तो थोड़ा बात बनती नजर आई। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था कि आप देश पर कब्जा करो, प्रदेश पर कब्जा करो। लेकिन अभी हमारी एक बहन आरती, मुझे लगता नाम आरती था क्या, आरती ने अभी कह रही थी
कि हम कहां पे कब्जा करते हैं, जाके मंदिर पे।